हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टॉपिक के बारे में देखेंगे जो है आपका गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, है ना। गॉस का प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको केवल किसको अच्छे से पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है ना। टॉपिक को पढ़ना है और उसी से ही क्या करना है अपने को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालना है, व्यंजक स्थापित करना है। किसके लिए, आवेश के अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो अपने को क्या करना है, सूत्र स्थापित करना है। तो मान के चलते हैं, माना कि ये हो गया, ये तार है ना। जैसे अनंत लंबाई का तार, जैसे मैं यहाँ पास पॉइंट कर दूंगा तो ये अनंत लंबाई का नहीं रहेगा। पॉइंट कर दूंगा तो क्या होगा, ये अनंत लंबाई का नहीं रहेगा, तो हम इसमें पॉइंट नहीं लगाते हैं। तो मान के चलते हैं, माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है ना। माना कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है, चालक तार है, जिसकी लंबाई कितना है, कैपिटल एल है। कितना है आपका, कैपिटल एल है। जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कितना है, लेमडा कूलम प्रति मीटर है। कितना है ये, आवेश की मात्रा को हम क्या ले लिए, लेमडा कूलम प्रति मीटर ले लिए। क्या ले लिए, लेमडा, है ना। आवेश की मात्रा लेमडा कूलम प्रति मीटर ये ले लिए, है ना। लेमडा कूलम प्रति मीटर ले लिए, ठीक है। तब इस पर, मतलब इस तार पर, तब इस तार पर आवेश की कुल मात्रा, तब इस तार पर आवेश की कुल मात्रा कितना हो जाएगा आपका, कुल मात्रा, आवेश की कुल मात्रा हो जाएगा Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू है। ये कहां से आएगा, आपका रैखिक आवेश वितरण वाला टॉपिक बताया हूं, पिछले वीडियो में है, मेरे वीडियो में है, देख लीजिएगा। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। तो ये लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, इसका फार्मूला Q अपॉन N। तो यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तीसरे गुणा इधर होके लैम्डा हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। आप इसको क्या दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 दीजिएगा, है ना। फिर इसके पश्चात मानेंगे अपन, है ना, इसके मध्य बिंदु, है ना, इस चालक तार के मध्य बिंदु O से, ये इसको मध्य बिंदु को क्या लेके चलते हैं, O से कितना डिस्टेंस पर लेके चलते हैं, मान लो R दूरी पर। मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक पॉइंट क्या है, P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। हमारे टॉपिक का ही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हमको क्या करना है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब चूंकि कैसा दिख रहा है, ये खुला हुआ है कि बंद है, ये खुला पृष्ठ है। और गॉस का जो प्रमेय है कहाँ लागू होता है, बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है। चूंकि ये क्या है, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना, आगे लेके चलते हैं, है ना। कितना, बिंदु O को केंद्र मानकर, किसको, ये बिंदु O को केंद्र मानकर कितना, R त्रिज्या, है ना, R त्रिज्या, ये हो गया। मान के चलते हैं एक बेलन बनाते हैं, एक बेलन की रचना करेंगे, है ना। एक किसकी रचना करेंगे, बेलन की रचना करेंगे। बेलन बना रहे हैं अपन, ठीक। तो ये इधर गोल हो गया, ये इधर गोल हो गया, इसको आगे बढ़ा दीजिए। ये इधर का गोल हो गया, ये ऐसे, इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर आप ध्यान दीजिए। मूल बिंदु मतलब O को केंद्र मानकर कितना त्रिज्या, R त्रिज्या, व स्मॉल l लंबाई, यहां से लेकर यहां तक का, ये पॉइंट है, ये पॉइंट दिया हूं, यहां से लेकर यहां तक का लंबाई कितना है, L। स्मॉल l लंबाई का एक क्या करते हैं, बेलन की क्या करते हैं अपन, रचना करते हैं। इधर ले लेता हूं मैं इसको, है ना, उधर क्योंकि काम आ गया। स्मॉल l लंबाई का क्या करते हैं, बेलन की रचना करते हैं या बेलन बनाते हैं, है ना। क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं, जो कहां से होकर गुजरता है, ये बिंदु P से, कहां से होकर गुजरता है, बिंदु P से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए, अब चित्र को देखिएगा, चित्र को देखने से क्या स्पष्ट हो रहा है, हम इसको तीन भाग में बांट सकते हैं। ये एक, है ना, ये दो, और ये हो गया तीन। तीन भाग में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो इसको मान के चलेगा आप S1, इसको मान के चलेगा S2 और ये S3। तो यहाँ लिखोगे, सममिति या चित्र से स्पष्ट है कि, सममिति से स्पष्ट है कि इस बंद, है ना। अब यहाँ पास क्या हो गया, ये बेलन की रचना कर लिए, है ना। तब ये क्या हो गया, तुम्हारा बंद पृष्ठ की तरह कार्य करे, मतलब गासी पृष्ठ की तरह कार्य करे। अब हम किसके लिए तैयार हैं, गास के अनुप्रयोग, है ना, गास के प्रमेय के अनुप्रयोग के लिए हम क्या हो गए, तैयार हो गए। उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालने के लिए तैयार हो गए, है ना। तो सममिति से स्पष्ट है कि इस बंद पृष्ठ को क्या कर सकते हैं, तीन भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है, ठीक है। कैसे कैसे ये देखिएगा, तीन भाग में क्या कर सकते हैं अपन, बांट सकते हैं। सबसे पहला पृष्ठ है, सबसे पहला पृष्ठ S1। तो ये कैसा है तुम्हारा, वृत्त है, ये भी क्या है तुम्हारा, वृत्त है। तो ये लिखोगे पहला समतल वृत्तीय पृष्ठ, ये कैसा है, ये समतल पर स्थित है ना। समतल वृत्तीय पृष्ठ हो जाएगा आपका S1।
सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका ये वाला हिस्सा। तो ये क्या है, बेलन बना है, तो ये बेलन का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, वक्री पृष्ठ कहलाता है, इतना हिस्सा। ये हो जाएगा वक्री पृष्ठ, वक्री पृष्ठ S2। क्या हो जाएगा, ये वक्री पृष्ठ S2 हो जाएगा। अब है आपका थर्ड कौन सा, ये वाला हिस्सा। तो ये भी क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ। क्या हो जाएगा, ये भी समतल वृत्तीय पृष्ठ। समतल वृत्तीय पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका S3। अब यहाँ पास आपको ध्यान देना है ना। मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था, विद्युत फ्लक्स के पिछले वीडियो में आप मेरा 2 वीडियो में देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया था। तो उसमें क्या बोला गया था, विद्युत 2 कंडीशन देखे थे अपन, यदि, है ना, यदि कैसे हो विद्युत क्षेत्र, है ना, मतलब कि वहां पास ये था कि यदि बल रेखाएं क्या हो, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के समांतर हो। जब विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के समांतर होती है तो उससे गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। और यदि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र के क्या होती है, विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, लंबवत होती है, तो उससे गुजरने वाले बल रेखाओं का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पास देखिएगा, है ना, अब ये बिंदु हो, ये P पर हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, की दिशा कहाँ होगी, E यहाँ होगी। कैसे इधर होगी, ये देखिए, ये हो गया इसका त्रिज्या बेलन का, तो बेलन की त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर होगी। किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बेलन के त्रिज्यीय दिशा में कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। इसके लिए भी यहाँ इधर ही होगी, इसके लिए भी यहाँ इधर ही होगी। अब यहाँ पास आपको देखना है, चलिए देखते हैं। यदि मैं इसको आगे बढ़ाता हूं ऐसे, तो यहाँ पास क्या होगा, ये इसके लिए क्या होगा, लंबवत, है ना, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा हुआ है। इसको समझिएगा कॉन्सेप्ट को। यदि मैं इसको आगे और इसको पीछे ऐसे बढ़ाता हूं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, लंबवत, है ना, ये एक दूसरे क्या हो जाएंगे, लंबवत। लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा हुआ है, इसको मिटाते हैं, है ना, लेकिन आगे नहीं, यही पास समझना है। तो ये कैसे है, मान के चलो ये वृत्तीय पृष्ठ है, तो इसकी दिशा ऐसे रहेगी। तो ये और ये एक दूसरे के क्या हुए, समांतर हुए। यहाँ भी क्या होगा, ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका जो वृत्तीय पृष्ठ है ये हो गया, समझिएगा इसको, ये हो गया वृत्तीय पृष्ठ। तो ये इसका कोना और ये इसका कोना। यदि इसके कोने से ऐसे होके जाता, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होता, ऐसे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होती, तो ये क्या होता, लंबवत होता। लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है जी, आपका इस ओर है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसकी दिशा भी इधर ही है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यहाँ पास देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पास ये बन जाएगा समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे समतल वृत्तीय पृष्ठ, लिख देते हैं समतल वृत्तीय पृष्ठ, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 व S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, का मान 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 और S3 किसके समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है। इसलिए क्या हो जाएगा, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 होगा। अब तीसरा कौन सा वाला हिस्सा बच रहा है, ये S2 बच रहा है। तो यहाँ पास लेके चलेंगे। अब S2 में अपन क्या करेंगे, इसके वक्री पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ किसका करते हैं, DS, इसको हम क्या मान के चलेंगे, DS3, क्या मान के, DS2 मान के चलेंगे, क्योंकि ये वृत्तीय पृष्ठ S2 है, वक्री पृष्ठ क्या है आपका S2 है, इसलिए हम इसको क्या मान के चलते हैं, अल्प पृष्ठ की क्या करते हैं। अब देखिए बेलन के पृष्ठ पर, है ना, मतलब वक्री पृष्ठ पर एक अल्प पृष्ठ DS2 की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तब ये DS2 पृष्ठ DS2 की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, ये देखिए, ये एक ही ओर होगी, दोनों की दिशा क्या होगी, एक ही ओर होगी। मतलब पृष्ठ DS2 की दिशा और किसकी दिशा, आपका E की दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, E होगी। मतलब इसके बीच बनने वाला कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों की दिशा जैसे जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पास कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं बनेगा। मतलब एंगल नहीं बन रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। तो DS2 और E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और आपका ये DS2 मतलब कौन सा, अल्प पृष्ठ DS2 की दिशा, दोनों क्या होगी, एक ही ओर होगी। तो यहां पास लिखता हूं, हम लेके चलते हैं, अतः, है ना, कौन सा पृष्ठ, वक्री पृष्ठ S2 से, वक्रीय पृष्ठ S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा आपका ये
गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये बंद पृष्ठ को दर्शा दिया। आप साथ में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू कितना हो जाएगा आपका DS2, है ना, ई वेक्टर इंटू DS2 वेक्टर हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिएगा, जब हम इसको वेक्टर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हटेगा, कितना हो जाएगा, ई समाकलन तो रहेगा ही, है ना, ई DS क्या हो जाएगा, DS2 कितना हो जाएगा, कॉस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद आप आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पास ये क्या है, थीटा मतलब कोण है। तो मैं आपको बताया DS2 और ये विद्युत क्षेत्र है, दोनों एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इसके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखोगे, थीटा बराबर 0 अंश होगा। क्या होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा। तो यहाँ पास लेके चलोगे, अतः इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, समाकलन ऑफ, है ना, ई DS2 कितना हो जाएगा, cos 0 अंश, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया, ई बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा आपका तुम्हारा, ई क्या है तुम्हारा, चलिए आगे देख लेते हैं। ये समाकलन आप ई और क्या हो जाएगा, DS2 और cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ये ई DS2 हो गया 1 हो गया, क्योंकि cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है आपका, 1 होता है। cos 0 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1। अब आगे देखिएगा इसको, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्या है, अचर राशि, तो ये ई बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा आपका DS2। आपको किसका करना है, DS2 का समाकलन। अब आप देखिए यहाँ, ये DS2 कहाँ स्थित है, बेलन के वक्र पृष्ठ पर। ये क्या है, ये वाला हिस्सा बेलन का वक्र पृष्ठ है। क्या है ये वाला हिस्सा, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो मैं यहाँ पास लिख देता हूं, चूंकि, एक मिनट, है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, चूंकि DS2 बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का क्या है, ये वक्र पृष्ठ, बेलन का कौन सा है, वक्र पृष्ठ है ना, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का आप फॉर्मूला 10th में पढ़े होंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2πRL। क्या हो जाएगा ये, 2πRL। यहाँ पास लिखा हूं, चूंकि DS2 बराबर क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2πRL हो जाएगा। तो यहाँ पास देखिएगा, ये DS2 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 2πRL हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू कितना हो जाएगा, 2πRL। ये हो गया, किसके लिए निकाले अपन, वृत्तीय पृष्ठ S2 के लिए। अब लिखेंगे, ये पूरा बंद पृष्ठ है, ये पूरा S1 S2 और S3, तो लिखेंगे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, है ना, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ये अधक का है ना, फ्लक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। S1 और S2 का मान देखिए, S1 और S2 का मान निकाले हैं, ये S2 का वैल्यू है, ये E इंटू कितना है, 2πRL है, और ये हो गया तुम्हारा S1 और S3 का मान कितना है, 0। तो यहाँ लिखोगे आप फाई ई इक्वल टू हो जाएगा S1 का वैल्यू 0 प्लस इसका वैल्यू ये निकाले हैं, E इंटू कितना हो जाएगा, 2πRL और प्लस कितना हो जाएगा, 0। अतः इसका वैल्यू आ जाएगा फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, E इंटू 2πRL। ये हो गया समीकरण नंबर 2, है ना। समीकरण नंबर 1 यहाँ दे दिए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब ये कौन सा प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस के प्रमेय के। तो यहाँ पास लिखोगे गॉस की प्रमेय से, है ना, गॉस की प्रमेय से। हम जानते हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है, फाई ई इक्वल टू होता है आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 3, है ना। आप समीकरण 2 और 3, ये देखिए समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3, दोनों का आप क्या करोगे, तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, है ना। तो देखिए यहाँ पास इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, जब तुलना करते हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ लिखोगे समीकरण किसका, 2 व 3 की तुलना करने पर, ठीक है। जब तुलना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, तुलना करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिएगा अच्छे से, देखिए यहाँ पास ये फाई, तो ये राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब E इंटू 2πRL इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा आपका E इंटू 2πRL इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे दर्शाते हैं, E से। तो केवल आप E को यहाँ रखिए और बाकी को ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। ये यहाँ पास किसमें है, गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में, इधर डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो Q डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 यहाँ है, तो लिख लीजिए, ये हो गया 2πRL, है ना। अब यहाँ पास देखिए ये Q, हमको Q का मान देखना है, कहां से देखेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1 में Q इक्वल टू कितना है, लैम्डा L। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से क्या रखोगे, Q बराबर लैम्डा L रखने पर,
ठीक है, मान रख देंगे। तो E इक्वल टू हो जाएगा, Q के जगह आप रखोगे लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई R और L से L कैंसल, तो क्या बचा E इक्वल टू, पहले आप ऊपर का है लैम्डा रख लीजिए, ये 2 पाई साथ में एप्सिलॉन को ले लीजिए और R को बाद में ले लीजिए। ये है आपका किसके लिए सूत्र निकल गया, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये व्यंजक है। ये आपके एग्जाम में गॉस के प्रमेय के साथ 5 नंबर में पूछता है, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। मैं बता देता हूं कैसे पूछेगा क्वेश्चन। गॉस का प्रमेय लिखिए तथा इसकी सहायता से आवेश की अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक और शेयर करें, है ना, ताकि अधिक इस लॉकडाउन के समय में अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।